हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेज पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम पार्ट 2 अध्याय 1 के पार्ट 2 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण अध्याय के पार्ट 2 वीडियो को देखेंगे। तो हमने इससे पहले पार्ट 1 में देखा था कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में भी हमने सीखा था और उसमें जो रासायनिक समीकरण होते हैं उन्हें हम कैसे लिखते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, जो रासायनिक समीकरण है वो संतुलित है कि नहीं उसकी भी हमने जांच की थी, या रासायनिक जो समीकरण है उनको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं ताकि उनके द्रव्यमानों में चेंजेज ना आए, बदलाव ना आए और वो द्रव्यमान संरक्षण के जो रूल थे उसको भी वो फॉलो करे कि नहीं। उसके बाद हमने उसके प्रश्नों को भी देखा था और उन सभी प्रश्नों के बारे में भी हमने चर्चा किया था। तो आज हम पार्ट 2 में अध्याय 1 के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, जो अभिक्रियाएं हैं वो हमारे लिए कि उपयोगी है कि नहीं है, या वो जो उपचयन अपचयन की प्रक्रियाएं होती हैं वो हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में किस तरह लाभकारी है, किस तरह की रिएक्शन करते हैं, अभिक्रियाएं करते हैं। उन सभी बिंदुओं पर आज हम इस पार्ट 2 में चर्चा करेंगे और बेहतर तरीके से देखेंगे। अगर आपको इसी तरह के और भी अध्यायों को देखना हो तो आप हमारे YouTube चैनल फ्री क्लासेस 504 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे हर कक्षाओं के हर अध्याय के जो है कि उनके कक्षाओं के हिसाब से प्लेलिस्ट बने हुए हैं, जहाँ पर आप जाकर सभी विज्ञान के सब्जेक्ट को देख सकते हैं और भी जो सब्जेक्ट होते हैं विषय, इतिहास, जियोग्राफी, इन सभी पॉलिटी, इन सभी के भी वीडियो हैं तो आप देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आइए आज हम रासायनिक अभिक्रिया और प्रकार देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो हम जब पढ़ेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया होते हैं उनके मुख्यतः 5 प्रकार है। पहला जो हमारा होता है वो संयोजन अभिक्रिया होता है। तो संयोजन अभिक्रिया को हम लोग अंग्रेजी में कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, तो 2 या 2 से अधिक जो रहते हैं वो कह सकते हैं कि तत्व और यौगिक टूटकर एकल उत्पाद बनाते हैं, माने एक प्रोडक्ट बनाएंगे, वो हमारा क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो जो संयोजन अभिक्रिया होती है वो ऊष्मा अवक्षेपी होती है। क्या होती है? ऊष्मा अवक्षेपी भी होती है, क्योंकि उसमें जो होता है जब हम 2 तत्वों के या यौगिकों को कंबाइन कराते हैं, रिएक्ट अभिक्रिया कराते हैं, तो उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसीलिए हम लोग उसे ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। आगे हम देखेंगे 2 में हमारा होता है वियोजन अभिक्रिया, या इसे हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसको अंग्रेजी में हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोई एकल जो अभिकारक रहता है या तत्व रहेगा या यौगिक रहेगा वो टूटकर 2 या 2 से अधिक क्या करता है? उत्पाद बनाता है। तो वहाँ क्या हो जाएगा? वो हमारा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, या अंग्रेजी में कहिए तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि किसी भी तत्व में, यौगिक में हम क्या करते हैं? ऊष्मा देते हैं, तब वो विघटित होते हैं, अपघटित होते हैं। तो वो क्या हो जाएंगे? वो ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऊष्मा शोषी, क्योंकि वो जो है ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, इसीलिए उसे ऊष्मा शोषी कहिए या अवशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आगे हम 3 नंबर में विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि वहाँ पर कोई जो तत्व रहते हैं वो अगर किसी यौगिक से मिलते हैं तो उसके जो आयनिक जो गुण होते हैं, जैसे हमने क्षारीय अम्लीय मूलक आपको पढ़ाया था, तो अम्लीय मूलक को क्या करते हैं कि वो डिस्प्लेस करते हैं, विस्थापित कर देते हैं, और जो हमारा तत्व होगा वो उसके अम्लीय मूलक से अभिक्रिया कर लेता है और कोई नया तत्व बनाता है। जैसे आप देखिएगा आगे चल के कि जो हमारा जिंक है, अगर उसको हम कॉपर सल्फेट के विलयन में रखते हैं तो कॉपर को क्या करता है? जिंक विस्थापित कर देता है और जिंक सल्फेट बना देता है। तो हमारा विस्थापन की अभिक्रिया होती है। आगे हम देखेंगे चौथा में द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो इसे हम लोग अंग्रेजी में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि 2 अगर यौगिक रहेंगे तो क्या करेंगे कि एक जो यौगिक है उसके जो क्षारीय मूलक होंगे, आयन होंगे, वो दूसरे यौगिक के क्षारीय मूलक से अम्लीय मूलक से, इसका क्षारीय मूलक उसके दूसरे यौगिक के अम्लीय मूलक से अभिक्रिया कर लेता है
और क्या करता है कि दूसरे का जो क्षारीय मूलक रहेगा वो पहले वाले के अम्लीय मूलक से अभिक्रिया करके तो वो क्या करते हैं कि एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं। तो वही हमारा क्या कहलाता है, द्विविस्थापन रिएक्शन कहलाता है या अभिक्रिया कहलाता है। आगे पांचवें और अंतिम हमारा उपचयन और अपचयन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग उपचयन ऑक्सीडेशन रिएक्शन और अपचयन को हम लोग रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, उपचयन में कि ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन का ह्रास होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। रिडक्शन में क्या हो जाता है कि रिडक्शन रिएक्शन में ऑक्सीजन की कमी होती है, ह्रास होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे हम श्वसन लेते हैं या बिना बुझा हुआ चूना को जब हम रखेंगे तो उसमें भी हीट का, तो इस तरह से क्या होता है, कॉपर है, अगर चांदी है, उसको हम लोग खुली हवा में छोड़ देते हैं तो वो धूसर हो जाता है या ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, तो वो हमारा क्या होता है कि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना देता है, तो जब वो सिल्वर ऑक्साइड बनाएगा तो उसमें क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो जा रही है। तो ये हमारा क्या है, उपचयन की अभिक्रिया हो जाएगी। इन सभी बिंदुओं पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे और विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए इस अध्याय को हम लोग शुरू करते हैं। तो हमसे कह रहा है कि कक्षा 9 में हमने अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक जो क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। तो कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें किसी एक तत्व का परमाणु जो होगा दूसरे तत्व के परमाणु में न बदलता है, न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध जो रहते हैं वो टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो उनके जो बंध रहते हैं वही टूटकर जो होते हैं तो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, लेकिन जो परमाणु रहता है वो नहीं बदलता है। आगे परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में आप अध्याय 3 तथा 4 में अध्ययन करेंगे। अब हम संयोजन अभिक्रिया को देखते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया को हमने आपको बताया था कि इसको हम लोग अंग्रेजी में कॉम्बिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये हमारा क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाता है, तो इसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो अब हम इसे समझने के लिए क्रियाकलाप 1.4 को देखते हैं। अब हमसे क्या कह रहा है कि एक बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड, तो हम जानते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड हमारा क्या होता है, CaO होता है, तथा बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ जो चूना होता है वो CaOH हॉल 2 होता है। ये हमारा क्या है, बुझा हुआ चूना है। इसे हम लोग बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। अब हमें कह रहा है इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए। अब क्या कह रहा है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है या बिना बुझा हुआ चूना है उसमें धीरे धीरे हमको क्या मिलाना है, जल मिलाना है। अब बीकर को स्पर्श कीजिए, जैसा कि चित्र 1.3 में दिखाया गया है। क्या इसके ताप में कोई परिवर्तन होता है, तो हाँ, इसके ताप क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो जैसा कि आप चित्र 1.3 में देख सकते हैं, ये हमारा बीकर है, इसमें हमने जल लिया है और इसमें क्या लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO लिया है। तो ये जल के अभिक्रिया के साथ करने से क्या हो जाएगा, इसमें ऊष्मा का जो होता है इसके ताप में क्या होता है, वो बढ़ने लगते हैं। इसीलिए हम लोग क्या बोले थे, इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी बोले थे। अब हमसे आगे क्या कह रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO जल के साथ H2O के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने CaOH हॉल 2 का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। जैसा कि अब हम सांकेतिक रिएक्शन को देखिए, ये हमारा कैल्शियम जो ऑक्साइड है वो क्या है, सॉलिड है। H2O क्या है, लिक्विड है। इसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। यहाँ देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये बुझा हुआ चूना है। ये क्या है, एक्यू है, एक्वस है, माने जलीय है। और यहाँ पे क्या उत्पन्न हो रहा है, हमारा हीट उत्पन्न हो रहा है। तो इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड जो है जल से मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, या हम उसे क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो 2 या 2 से अधिक जो अभिकारक रहेंगे आपस में मिलकर क्या हमारा बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। ऊपर की अभिक्रियाओं में निर्मित
बूझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। तो कैल्शियम हमारा कार्बोनेट क्या होता है, तो CaCO3 होता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र है वो भी CaCO3 है। तो हमारा संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CO3। इसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। तो ये संगमरमर का भी सूत्र है। तो कहीं कहीं आपको पूछेगा कि संगमरमर का सूत्र क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप कहिएगा CaCO3। अब हमसे कह रहा है कि देखिए हमने जब सफेदी किया तो क्या था, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, जलीय था, जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। ये आप हमारा कार्बोनेट नहीं, ये जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। और ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। आइए संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण पर चर्चा करें। अब देखिए जब हम कोयले का दहन करते हैं, कोयले को जलाते हैं, तो कोयले के जलाना माने कोयले में बहुत मात्रा में कार्बन होता है। तो जब हम कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो ऑक्सीजन क्या है, गैस है। तो दोनों को जलाएंगे तो हमारा क्या निर्माण होता है, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो कोयले के दहन में किसका निर्माण होगा, CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा संयोजन अभिक्रिया है। क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो तत्व आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, एकल उत्पाद बना रहे हैं। दो तत्व आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं। तो हम जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिलकर अगर एकल उत्पाद बना रहे हैं तो उसे हम लोग संयोजन की अभिक्रिया कहते हैं। अब हमारा आगे है हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन से जल का निर्माण। तो हाइड्रोजन गैस जो होते हैं वो जल से अभिक्रिया करके क्या बना देते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल का निर्माण करते हैं। ये भी हमारा क्या है, तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब हमसे आगे कह रहा है, सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोज करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो दो या दो से अधिक तत्व रहेंगे या यौगिक रहेंगे, आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे, वो हमारा संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। क्रियाकलाप 1.4 में हमने यह देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई। तो जब हम अभिक्रिया कराते हैं संयोजन अभिक्रिया, तो उसमें अधिक मात्रा में जो होती है ऊष्मा का निर्माण होता है। इसे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। इससे क्या होगा कि अभिक्रिया की जो मिश्रण होती है वो गर्म हो जाती है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अब हमारे पास कुछ उदाहरण है, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन। तो प्राकृतिक गैस हम किसे कहते हैं, तो मेथेन को कहते हैं। किसे कहते हैं, मेथेन को कहते हैं। मेथेन जो हमारा होता है CH4 होता है। क्या होता है, CH4 होता है, ये मेथेन है। अगर तो ये हम जब आगे के क्लासों में जाएंगे तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, इन सभी को बारे में पढ़ेंगे। ये सभी जो होते हैं वो कार्बन के यौगिक हैं। इन सभी चीज़ों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए प्राकृतिक गैस CH4 का जब इसको ऑक्सीजन के साथ दहन कराया जाता है तो क्या बन रहा है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ये हमारा जल बन रहा है और ऊर्जा का उत्पन्न हो रहा है। तो ये जब ऊर्जा का उत्पन्न हो रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। अब हमें आगे कह रहा है, क्या आप जानते हैं कि श्वसन भी है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो हमें गर्मी का महसूस होता है, गर्मी आभास होती है। तो जो हमारा श्वसन की अभिक्रिया है वो भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड कार्बोहाइड्रेट में। तो जो चावल, आलू, ब्रेड होते हैं वो किस में टूटते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट में।
इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो हम जानते हैं कि ग्लूकोज का हमारा सूत्र क्या हो जाता है, तो C6H12O6। ये क्या है, तो ग्लूकोज का हमारा फॉर्मूला है। ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करती है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है, जिसका अध्ययन आप अध्याय 6 में करेंगे। अब जैसे देखिए, ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और विखंडित हो जाता है, ग्लूकोज टूट जाता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनाता है, और ऊर्जा का जो होता है उसमें ऊर्जा भी जो होता है वो निष्कासित होता है, ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो होती है क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी कहलाती है। क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब हम आगे देखते हैं, साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो जो हम साग सब्जी होते हैं वो विघटित होते हैं, अपघटित होते हैं, तो उनमें भी ऊष्मा जो होता है वो जनरेट होता है, वो ऊष्मा उत्पन्न होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। तो कंपोस्ट बनना भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। अब हम क्रियाकलाप 1.1 में दी गई अभिक्रिया के प्रकार को पहचानिए जिसमें एकल उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब हम आगे देखेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे अंग्रेजी में हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो इसके समझने के लिए हम पहले एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 1.5, एक शुष्क क्वथनली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट FeSO4 के क्रिस्टल लीजिए। क्रिस्टल का मतलब होता है कि ठोस आकार में जो उसके छोटे छोटे दाने होंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रिस्टल। जैसे नमक को आप देखते हैं तो नमक के जब हम एक कण को देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एक क्रिस्टल हो जाएगा। चीनी को देखते हैं तो चीनी का एक जो कण लीजिएगा उसको देखिएगा तो वो हमारा क्या है, क्रिस्टल है। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। क्वथन नली को बर्नर स्पिरिट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए, जैसा कि 1.4 में दिखाया गया है। गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग को देखिए। अब इसके लिए हम क्रियाकलाप 1.4 को देखिए तो गैस को धीमे से अपनी नाक की ओर दीजिए। क्वथन नली के खुले सिरे को पड़ोसी या अपनी ओर न करें। क्वथन नली फेरस सल्फेट क्या है, फेरस सल्फेट लिया है। अब इसको क्या कर रहा है, ये जला रहा है, तो इसके जो रंग में क्या परिवर्तन होंगे उन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। वही हमारा क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा या अपघटन हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है, क्या आपने ध्यान दिया है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ। सल्फर के दहन के से उत्पन्न अभिलाक्षणिक विशिष्ट गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। तो जब हम सल्फर का दहन करते हैं तो उससे एक विशिष्ट प्रकार की गंध भी आती है। अब हम देखिए, ये हमारा क्या है, फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट को जब हम हीट कर रहे हैं इसका मतलब क्या, उसे ऊष्मा हम दे रहे हैं। जब फेरस सल्फेट को हम जलाते हैं या गर्म करते हैं तो उसमें देख रहे हैं कि हम उसे ऊष्मा दे रहे हैं। तो जब हम फेरस सल्फेट को ऊष्मा दे रहे हैं तो हम देखते हैं कि फेरस जो हमारा सल्फेट होता है वो टूटकर विखंडित हो जाता है, अपघटित हो जाता है और हमारा फेरिक ऑक्साइड बना लेता है। क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है। और यहाँ पर देखिए, ये सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। ये जो दोनों है वो क्या है, गैस हैं। ये दोनों गैस हैं और ये जो हमारा फेरिक ऑक्साइड है वो क्या है, सॉलिड है। फेरिक ऑक्साइड ही जंग लगता है, लोहे पर जंग लगता है तो क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है। अब देखिए, अगर आपको कहीं कहीं एक सिर्फ ओ दिया रहे तो इसे ऑक्साइड कहते हैं। अगर ओ का एक संयोजकता हो तो उसे हम पर ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, पर ऑक्साइड कहते हैं। अगर मान लीजिए ओ हमारा 2 है तो इसे क्या कहते हैं, डाइऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइऑक्साइड। अगर O3 है तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्राई ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्राई ऑक्साइड हो जाएगा। अगर O4 है तो क्या हो जाएगा, टेट्रा हो जाएगा, टेट्रा ऑक्साइड। अगर 4 है तो क्या हो जाएगा, टेट्रा ऑक्साइड। अगर O5 है तो क्या हो जाएगा, पेंटा ऑक्साइड। अगर O6 है तो हमारा क्या हो जाएगा, हेक्सा ऑक्साइड। इसी तरह से अगर आपको Cl रहे तो क्लोरीन है, Cl1 रहे तो
क्लोराइड है। अगर Cl2 रहे तो डाई क्लोराइड, 3 रहे तो ट्राई क्लोराइड, 4 रहे तो टेट्रा क्लोराइड, अगर 5 रहे तो पेंटा क्लोराइड, 6 रहे तो पेंटा क्लोराइड, 6 रहे तो हेक्सा क्लोराइड, 7 रहे तो हेप्टा क्लोराइड, Cl8 रहे तो क्या हो जाएगा ऑक्टा क्लोराइड, उसके बाद C9 है तो नैनो क्लोराइड, अगर 10 है तो डेकन क्लोराइड। इस तरह से भी नाम होते हैं, तो इन सभी पर भी आप ध्यान रखिएगा। अगर 3, 4, 5 दिया रहे तो आप घबराइएगा नहीं, अपने से नाम दे दीजिएगा, नामाकरण कर लीजिएगा, आपको आसानी भी होगी। अब हम आगे देखते हैं। आप देखते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, यह वियोजन अभिक्रिया है। तो जब हम कहेंगे कि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकर्मक या एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं, वो हमारा वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया या अंग्रेजी में डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट जो है FeSO4 7H2O का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड SO2 सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में वियोजित हो जाता है। वियोजित मतलब टूट जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है, जबकि CO2 और CO3 क्या SO2 और SO3 क्या है गैस है। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे मान सकते हैं कि यहाँ देखिए हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट में जब हम ऊष्मा देते हैं तो क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड और किसमें तो कैल्शियम ऑक्साइड में वियोजित हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं। ये भी क्या है, एक वियोजन की अभिक्रिया है। जैसे यहाँ देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट आपस में ऊष्मा देने से टूटकर ये बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड या CO2 गैस को निर्मुक्त करते हैं या बनाते हैं, जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, उसी को हम लोग चूना या बुझा हुआ चूना कहते हैं। इनके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट निर्माण में होता है। तो जो चूना होते हैं या कैल्शियम ऑक्साइड है, उनका निर्माण जो होता है कि सीमेंट निर्माण में किया जाता है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। तो जो हमारा ऊष्मा के द्वारा वियोजन की अभिक्रिया होती है उसे हम लोग ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। अब हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया एक अन्य उदाहरण क्रियाकलाप 1.6 में दिया गया है। तो अब हम क्रियाकलाप 1.6 को देखते हैं। एक क्वथन नली में 2 लेड नाइट्रेट लेना है PbNO3(2). क्या हो जाएगा, ये हमारा ये लेड नाइट्रेट है। चिमटे से क्वथनली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म कीजिए, जैसा चित्र 1.5 में दिखाया गया है। आपने क्या देखा, यदि कोई परिवर्तन हुआ तो यहाँ पर क्या होगा कि जब हम ऊष्मा देंगे या ज्वाला पर इसे रखेंगे तो जो लेड नाइट्रेट है वो आपस में टूटकर हमारा लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को बनाता है। क्या बनाता है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनाता है। अब हम जैसा चित्र में आप देख सकते हैं, परख नली पकड़ने के लिए ये चिमटा है, ये हमारा क्वथन नली है। यहाँ पे जो क्रिस्टल आपको दिखाई दे रहे हैं वही हमारा PbNO3(2) है। ये हमारा क्या है, PbNO3(2) है, लेड नाइट्रेट है। अब जब हम इसको देखेंगे तो हम क्या देखते हैं कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह नाइट्रोजन ऑक्साइड है। तो जो भूरे रंग का धुआं हम उत्सर्जित होता हुआ उससे दिखाई देता है वो हमारा क्या है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड है। यह अभिक्रिया प्रकार होती है, इस प्रकार होती है। तो देखिए यहाँ लेड नाइट्रेट तापमान देने पर, ऊष्मा देने पर टूट कर क्या बनाता है, लेड ऑक्साइड और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। आइए क्रियाकलाप 1.7, 1.8 में दी गई कुछ अन्य अपघटन अभिक्रियाओं को करें। अब हम क्रियाकलाप 1.7 को देखते हैं। एक प्लास्टिक का मग लीजिए, इसके तली में 2 छिद्र करके उसमें रबर की दाग लगा दीजिए। इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए, जैसा कि चित्र 1.6 में दिखाया गया है। इन इलेक्ट्रोडों को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दीजिए। मग में इतना जल डालिए कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाए। जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जल से भरी 2 आंशिक परखनलियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोडों के ऊपर उल्टा करके रख दीजिए। अब विद्युत धारा प्रवाहित करके इस उपकरण को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। दोनों इलेक्ट्रोडों पर आप बुलबुले बनते हुए देखेंगे। ये बुलबुले अंशा की नली से जल को विस्थापित कर देता है। तो ये जो बुलबुले होते हैं वो नली से क्या करते हैं, तो जल को विस्थापित कर देते हैं।
क्या दोनों प्रखनाली में एकत्रित गैस का आयतन सामान्य है? क्या जब दोनों प्रखनाली गैस से भर जाए तब उन्हें सावधानी पूर्वक हटा लीजिए। एक जलती हुई मोमबत्ती को दोनों प्रखनालियों के मुंह के ऊपर लगाकर इन गैसों की जांच कीजिए कि यह कौन सी गैस है। अगर वो जलने में मोमबत्ती सहायता करेगी, जलने लगेगी तो ऑक्सीजन, अगर नहीं जलेगी तो क्या हो जाएगा, शायद हाइड्रोजन या दूसरी गैस हो सकती है। सावधानी, इस चरण में शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। दोनों स्थितियों में क्या होता है, दोनों प्रखनालियों में कौन सी गैस उपस्थित है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। अब आगे हम क्रियाकलाप 1.8 को देखते हैं। चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड AgCl2। AgCl2 क्या है, सिल्वर क्लोराइड। इसका रंग का क्या है। इस चाइना डिश को थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। थोड़ी देर पश्चात सिल्वर क्लोराइड के रंग को देखिए तो क्या होता है, तो वो हम लोगों को देखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। तो हम देखते हैं कि सूर्य की प्रकाश में श्वेत रंग का जो सिल्वर रहता है वो धूसर हो जाता है। तो आप कभी कभी जब चांदी के गहने को आप पहनते हैं और बहुत दिन हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि उस पर एक धूसर रंग की परत जम जाती है। तो वो कुछ और नहीं, जो सिल्वर है, चांदी है, वो क्लोरीन से, आर्द्र वायुमंडल में क्लोरीन से अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड बना देता है। इसीलिए उसकी रंग जो होती है वो सफ़ेद से बदल जाती है, धूसर रंग की हो जाती है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में वियोजन हो जाता है, टूट जाती है। अब हम वियोजन का मतलब क्या हो जाता है, टूटना। अब देखिए जैसे दिया हुआ है 2AgCl, ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड है। ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो जाता है, तो चांदी और क्लोरीन में टूट जाता है। ये क्या है, तो ये वियोजन की अभिक्रिया है या अपघटन की अभिक्रिया है। सिल्वर ब्रोमाइड इसी प्रकार अभिक्रिया करता है। अब देखिए ये हमारा क्या है, AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। ये भी सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में चांदी मैंने सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। दोनों क्या है, सिल्वर जो हमारा है सॉलिड है, ब्रोमीन हमारा गैस है। ऊपर दी गई अभिक्रियाओं का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। तो जो ऊपर दिया हुआ अभिक्रिया है सिल्वर ब्रोमाइड का, तो इसका हम लोग उपयोग कहाँ कहते हैं, तो करते हैं तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। तो हमेशा आपसे पूछेगा कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है, तो आप कहिएगा सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। किसका, सिल्वर ब्रोमाइड का। किस प्रकार ऊर्जा के कारण यह वियोजन अभिक्रिया है। हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हमने देखा कि जो हमारी वियोजन अभिक्रिया है उसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो हर वो अभिक्रिया जिनमें उस ऊर्जा की जो होगी अवशोषित करेगा, ऊर्जा को लेता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी कहते हैं। और उस ऊर्जा जो होता है वो जनरेट करता है, उत्पन्न करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, तो उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या थी, ऊष्माक्षेपी थी, और यहाँ वियोजन अभिक्रिया क्या हो जाएगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगी। निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। एक प्रखनली में 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2, ये हमारा क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है। 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड क्या होगा, NH4Cl2, ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड है, NH4Cl होगा, NH4Cl, ये हमारा क्या है, अमोनियम क्लोराइड है। इसमें डालकर कांच की छड़ में मिलाइए। अब दोनों को आपस में मिला लेना है। अपने हथेली में प्रखनली के नीचे सिरे को छुएं। आप कैसा महसूस करते हैं, क्या यह अभिक्रिया ऊष्माशोषी है या ऊष्माशोषी है या ऊष्माक्षेपी है, इसकी आपको गणना करना है। तो दोनों को लीजिएगा, मिलाइएगा, प्रयोग कीजिएगा। अगर आपको ठंडा लगेगा तो, अगर आपको ठंडा महसूस होगा तो वो क्या है, ऊष्माशोषी है। अगर गर्मी लगेगा तो क्या है, ऊष्माक्षेपी है। अब हम आगे देखते हैं। हमारा तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। क्या है, विस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम लोग अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, तो इसमें जो कोई तत्व रहता है वो किसी अगर यौगिक से या किसी तत्व से के यौगिक से अभिक्रिया करेगा
तो वो एक तत्व के जो क्षारीय मूलक होंगे, आयन होंगे, उसको विस्थापित कर देता है और उसके जो अम्लीय मूलक होंगे उससे रिएक्शन कर लेते हैं और एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। वही हमारा क्या कहलाता है, विस्थापन रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। तो आइए इसे और बेहतर से समझने के लिए हम क्रियाकलाप 1.9 को देखते हैं। लोहे की 3 कील लीजिए, इसमें इन्हें रेगमाल से रगड़कर साफ कीजिए। अब हमें क्यों कह रहा है रेगमाल से साफ करने के लिए, तो हम जानते हैं कि लोहे को जब आर्द्र वायुमंडल में रखते हैं तो लोहे अपने ऊपर एक फेरिक ऑक्साइड का जो होता है वो परत बना लेती है। तो उसी परत को हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि रेगमाल से उसे अच्छे तरह से साफ करेंगे। ए तथा बी से चिन्हित की हुई 2 परखनलियाँ लीजिए, प्रत्येक परखनली में 10 ml कॉपर सल्फेट CuSO4 क्या CuSO4 का विलयन लीजिए। 2 किलो के धागे से बांधकर सावधानीपूर्वक परखनली बी के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक चित्र 1.8 A में डुबो कर रखिए। तुलना करने के लिए एक कील को अलग रखिए। 20 मिनट पश्चात दोनों किलो को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल लीजिए। परखनली ए तथा बी में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता की तुलना ये चित्र 1.8 B कीजिए। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी किलो की रंग की तुलना बाहर रखी कील चित्र 1.8 B से कीजिए। अब जो कॉपर सल्फेट के विलयन में जो डूबी हुई कील थी उसको हम लोग निकालेंगे और जो हमने बाहर कील रखा था उससे उसकी कंपेयर करेंगे। जैसा कि आप चित्र 1.8 A में देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, स्टैंड है, ये हमारी प्रखनली है और इसमें हमने धागे के सहारे 2 कील को बांध दिया और जो हमारा यहाँ लिक्विड है वो क्या है, तो कॉपर सल्फेट का विलयन है। CuSO4 का क्या है, विलयन है। यहाँ लोहे की कील है, माने Fe है। अब देखिए यहाँ पे जब हम देखते हैं तो लोहे की कील एक जो हमने बाहर रखी थी, ये जब हमने कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाला हुआ ये कील है। अब देखिए यहाँ पर जब हम दोनों कीलों को निकालते हैं और कंपेयर करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया, कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया। इस क्रियाकलाप में निम्नलिखित अभिक्रिया हुई। तो हमारा क्या था, कील लोहे का था तो Fe, विलयन किस चीज़ का था, तो कॉपर सल्फेट CuSO4। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो लोहा जो होता है कि वो सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर लेगा। जो हमारा Fe प्लस CuSO4 है वो क्या करेगा, ये Cu को विस्थापित कर देगा और सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर लेगा तो क्या बना लेगा, FeSO4 बना लेता है। ये हमारा क्या हो जाता है, आयरन सल्फेट हो जाता है। क्या है, आयरन सल्फेट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि Fe क्या करता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलने से ये कॉपर को विस्थापित कर देगा और क्या बना देगा, आयरन सल्फेट बना देता है और कॉपर क्या होता है, विस्थापित हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। तो जब ये कॉपर विस्थापित हो जाएगा तो यही अभिक्रिया जो होती है हमारा विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि एक तत्व कॉपर सल्फेट के विलयन को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है और वो खुद जो आयन है, मूलक है, उसके साथ अभिक्रिया कर ले रहा है और उसके जो आयन से पहले से जो तत्व है उसके तत्व को क्या कर रहा है, क्षारीय मूलक को विस्थापित कर दे रहा है। इस अभिक्रिया में लोहे दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर या हटा दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण, अब देखिए यहाँ हमारा जिंक है, ये हमारा कॉपर सल्फेट है। तो जो जिंक है वो सल्फेट से अभिक्रिया कर लेगा और कॉपर को विस्थापित कर देगा तो जिंक सल्फेट बना देता है और कॉपर क्या होते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। दूसरा हमारा है, ये है क्या है, तो लेड है। क्या है, लेड है। लेड कॉपर क्लोराइड CuCl2 से अभिक्रिया करता है। तो लेड जो होता है ये क्लोराइड से अभिक्रिया करके लेड क्लोराइड बना देता है और ये कॉपर को क्या करता है, तो कॉपर को विस्थापित कर देता है। कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं। तो जिंक और सीसा जो है, जिंक और लेड जो है वो कॉपर की अपेक्षा क्या है, अधिक क्रियाशील है, इसीलिए वे तत्व को विस्थापित कर दे रहे हैं। वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। तो कोई भी तत्व किसी को विस्थापित कब करेगा, जब उसकी क्रियाशील जो होगी अधिक होगी उसके तत्व की अपेक्षा, तभी वो किसी तत्व को विस्थापित कर सकता है।
अगर उसकी क्रियाशीलता पहले से ही कम हो तो वो किसी तत्व को विस्थापित नहीं करेगा। अब हम आगे देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसे कहते हैं। इसे समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप 1.10 को देखते हैं। एक प्रखनली में 3 ml सोडियम सल्फेट, तो क्या हो जाएगा Na2SO4, ये हमारा क्या है सोडियम सल्फेट है, का विलयन लीजिए। एक अन्य प्रखनली 3 ml बेरियम क्लोराइड, क्या हो जाएगा BaCl2, क्या हो जाएगा BaCl2 क्लोराइड लीजिए। दोनों विलयन को चित्र 1.9 में मिला लीजिए। आपने क्या देखा? अगर आपको इन चीज़ों को समझना है कि हम कैसे किसी चीज़ के सूत्र लिखते हैं तो आप हमारे तत्व यौगिक और मिश्रण करके एक वीडियो बना हुआ है, उस पर जाके आप देख सकते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। आप देखेंगे कि श्वेत रंग के एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय है, माने अविलेय है, घुला नहीं है। इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। तो जो पदार्थ अविलेय रहेगा, घुला नहीं रहेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो जो हमारा द्विविस्थापन की अभिक्रिया है वो क्या है? उसका दूसरा नाम हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो द्विविस्थापन को क्या कह सकते हैं? तो अवक्षेपण अभिक्रिया कह सकते हैं। और अवक्षेपण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो हम कहेंगे कि जो हमारा द्विविस्थापन की अभिक्रिया होती है उसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जो अवक्षेप के रूप में निर्माण होता है, उसे ही इसीलिए हम लोग उसे द्विविस्थापन जो अभिक्रिया है उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। अब देखिए, जैसे हमने देखा था तो सोडियम सल्फेट को ये बेरियम क्लोराइड से जब हम आपस में मिलाते हैं तो हमारा जो सोडियम होगा वो क्लोराइड से आपस में अभिक्रिया कर लेता है और जो हमारा बेरियम होगा वो सल्फेट से अभिक्रिया कर लेगा। तो क्या बना लेता है? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना जाता है। तो देखिए यहाँ पर दोनों जो तो यौगिक हैं वो क्या कर रहे हैं? अपने अपने आयनों का बदलाव कर रहे हैं, बदल रहे हैं। तो दोनों बदल रहे हैं, इसीलिए ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? द्विविस्थापन कहलाती है। क्या कहलाती है? द्विविस्थापन कहलाती है। अगर एक बदलता तो क्या कहलाता? सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। लेकिन सोडियम जो है कि क्लोराइड से अभिक्रिया कर ले रहा है तो बेरियम के आयन से अभिक्रिया कर रहा है, बेरियम जो है कि सोडियम सल्फेट के आयन से अभिक्रिया कर रहा है, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया या अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। ऐसा क्यों होता है? तो जो बेरियम है तथा सल्फेट की अभिक्रिया में BaSO4 के अवक्षेप का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट अवक्षेप का निर्माण होता है, एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सोडियम के आयन है वो बेरियम से अभिक्रिया कर ले रहे हैं, जो बेरियम के क्लोराइड के आयन है वो क्या कर रहे हैं? तो सोडियम से अभिक्रिया कर ले रहे हैं। तो इनके जो अभिकारक है इनके बीच का क्या हो रहा है? आयन बदल जा रहा है। सोडियम बेरियम का ले रहा है, बेरियम जो है कि सोडियम का आयन ले रहा है। तो आयन का जब आदान प्रदान होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अब हम क्रियाकलाप 1.2 को देखते हैं, पर ध्यान दें इसमें लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड Ki, लेड नाइट्रेट को हमने पहले ही बताया PbNO3 के विलयन को मिश्रित किया था। तो मिश्रित किया था जब दोनों को, तो क्या हो गया? अवक्षेप किस रंग का था? क्या आप अवक्षेपित यौगिक का नाम बता सकते हैं? तो जो अवक्षेपित अणु होंगे वो क्या हो जाएंगे? तो जो अवक्षेपित यौगिक होंगे वो क्या हो जाएंगे? PbI हो जाएगा, PbI2। ये क्या हो जाएगा? लेड आयोडाइड। क्या हो जाएगा? लेड आयोडाइड। और जो पोटेशियम रहेंगे वो नाइट्रेट से अभिक्रिया कर लेंगे और KNO3। तो दो बन जाएंगे, ये आपस में क्या बन जाएंगे? दो बन जाएंगे। लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट जो होंगे ये अवक्षेप जो होंगे कि मिलेंगे। तो इस अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इस अभिक्रिया को संतुलित जब हम करेंगे तो देखिए
यहाँ पे हमारा पोटेशियम कितना है, 1 है, यहाँ पर 1 है तो संतुलित है। यहाँ पे I 1 है जबकि यहाँ पे 2 है, तो यहाँ क्या करेंगे, 2 कर देंगे। तो यहाँ भी जब पोटेशियम 2 करेंगे तो यहाँ हमें 2 करना होगा। अब देखिए पोटेशियम 2 तो पोटेशियम 2, I 2 तो यहाँ भी I 2। अब देखिए P हमारा क्या है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 है। नाइट्रेट देखिए, नाइट्रोजन देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है, वो 3 है तो ये 3 है। तो अब इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, ये समीकरण जो है कि हमारा संतुलित हो गया। क्या यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है, तो हाँ यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। हाँ यह क्या है, तो द्विविस्थापन है। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है कि अपने आयनों का जो हो रहा है वो आदान प्रदान कर रहे हैं। अब हम पांचवा प्रकार को देखते हैं, उपचयन, जिसे हम लोग ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और जो हमारा अपचयन होता है उसे हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो उपचयन एवं अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में हम अब देखते हैं और समझते हैं कि हमारा ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। तो इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं कि जब उपचयन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, हमारा O2 जो रहेगा वो बढ़ेगा और हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी, हाइड्रोजन का ह्रास हो जाएगा। लेकिन जब हमारा अपचयन होगा, रिडक्शन होगा, तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन का ह्रास होगा, जबकि हाइड्रोजन का क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। तो इसमें ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी होगी, हाइड्रोजन की क्या होगी, वृद्धि होगी। जबकि उपचयन में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। इसको और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए क्रियाकलाप 1.11 को हम लोग देखते हैं। चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लीजिए, माने Cu लीजिए, उसे गर्म कीजिए। चित्र 1.10 में, जैसा कि चित्र 1.0 में हमको दिया है, यहाँ हमारा क्या है, ये कॉपर चूर्ण का चाइना डिश है। इसे हम लोग जाली पे रख के तिपाई से, बर्नर से क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। कॉपर की चूर्ण सतह पर कॉपर ऑक्साइड, तो जब हम इसे गर्म करेंगे, हीट देंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉपर को जब हम हीट देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेता है, COU बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड बना लेता है और काली परत चढ़ जाती है। कॉपर ऑक्साइड की क्या होती है, काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बना, तो यह काला पदार्थ इसलिए बना क्योंकि ये जो कॉपर है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, जो क्या है, तो देख सकते हैं ये कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया Cu बढ़ा लिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमारा CO से अभिक्रिया करके CO बना लिया, तो यहाँ तो सिर्फ कॉपर था, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर, तो यहाँ क्या हो गया कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। किसकी वृद्धि हो गई, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। तो ये हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है। क्या है, उपचयन है। क्या है, ऑक्सीडेशन या उपचयन है। यदि गर्म पदार्थ CuA के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की जो काली परत होती है वो भूरे रंग की हो जाती है। जब हम इस पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे, क्या करेंगे, हाइड्रोजन जब गैस हम इस पर प्रवाहित करेंगे तो ये क्या होगी कि काली परत जो होगी वो फिर भूरे कलर में आ जाएगी, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। लेकिन जब देखिए इसमें हमारा क्या हो रहा है, तो जब हम COU पर हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या हो जाएगा, ये और हाइड्रोजन जो है कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा और कॉपर निक्षेपित हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर तो हमारा ऑक्सीजन बढ़ा, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन जो हो गया कि कम हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया, कम हो गया। ऑक्सीजन कम हो गया और हाइड्रोजन में क्या हो गया, हाइड्रोजन की बढ़ गया। क्या हो गया, हाइड्रोजन में बढ़ गया। तो ये क्या हो गया कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन कम हो गया, हाइड्रोजन बढ़ गया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा या रिडक्शन। क्या हो जाएगा, रिडक्शन या अपचयन। ये है। अब देखिए अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो हम क्या कहेंगे, उसका उपचयन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, माने बढ़ा। आगे हमसे कह रहा है जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो हम कहते हैं अपचयन हुआ, मतलब क्या, रिडक्शन हुआ।
क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन ह्रास होगा, ऑक्सीजन में कमी होगी, तो वो हमारा अपचयन कहलाएगा। ऑक्सीजन में वृद्धि होगी, वो हमारा उपचयन कहलाएगा। अब हम आगे देखते हैं, अभिक्रिया 1.29 में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन ह्रास हो रहा है, इसलिए यह अपचयित हो रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। तो ये क्या है, अपचयित है, रिडक्शन रिएक्शन है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, जबकि हाइड्रोजन में देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, इसलिए यह उपचयित हुआ। तो क्या हो जाएगा, उपचयित हुआ। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक जो होगा अपचयित होगा, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग उपचयन, अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि आप एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, मान लीजिए हमने CuO इस पर जो हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया तापमान पे, तो हम क्या देखते हैं कि जो कॉपर हमारा है वो बाहर हो जाता है और हाइड्रोजन जो होते हैं कि वो अभिक्रिया कर। अब देखिए यहाँ पे जो है कि यहाँ पे हमारा क्या है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ तो ऑक्सीजन में वृद्धि है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में कमी हो जा रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ऑक्सीजन में कमी हो रहा है। तो ऑक्सीजन में जब कमी होगा, ऑक्सीजन में जब कमी होता है, तो हम जानते हैं कि वो हमारा क्या होता है, अपचयन होता है, अपचयन या रिडक्शन होता है। जबकि यहाँ देखिए हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, उपचयन है। क्या है, उपचयन है, या इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस हमारा हो जाएगा, ये पूरा जो हो जाएगा वो हमारा क्या कहलाता है, तो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया या रिएक्शन कहिए, ये हमारा रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, या उपचयन, अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन होगा वो रेडॉक्स रिएक्शन या उपचयन, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। क्यों, क्योंकि इसमें अभी एक अभिकारक जो है कि उपचयित हो रहे हैं और दूसरा क्या हो रहे हैं, अपचयित हो रहे हैं। रेडॉक्स रिएक्शन के कुछ अन्य उदाहरण, तो जो हमारा रेडॉक्स रिएक्शन है उसके कुछ और उदाहरण है। तो देखिए यहाँ ZnO है। अब ZnO यहाँ देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अपचयन हो रहा है, अपचयन। जबकि यहाँ पे देखिए CO में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो ये हमारा क्या है, उपचयन है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ये कमी हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, अपचयन। जबकि यहाँ देखिए हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। अभिक्रिया 1.31 में कार्बन उपचयित होकर CO तथा ZnO अपचयित होकर Zn बनाता है। तो अभिक्रिया में आप देख सकते हैं यहाँ पे ZnO है, तो ये क्या हो रहा है, ये कार्बन में उपचयित होकर क्या बना रहा है, CO बना रहा है। तो कार्बन उपचयित होकर CO बनाता है, और ZnO है हमारा अपचयित होकर क्या बना रहा है, Zn बना रहा है। अभिक्रिया 1.3 में देखिए तो यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो क्लोराइड में उपचयित हो रहा है, क्लोराइड में उपचयित हो रहा है। जबकि MnO2 है वो MnCl2 में अपचयित हो रहा है। ऊपर के उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तथा पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो हम कहेंगे कि अगर कोई भी अभिक्रिया है, अगर उसमें पदार्थ का उपचयन, जो उपचयन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, कब होगा, जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन की क्या होगी, कमी होगी, हाइड्रोजन का क्या होगा, ह्रास होगा। लेकिन पदार्थ में अपचयन कब होगा और रिडक्शन कब होगा, तो रिडक्शन तब होगा जब हम देखेंगे कि ऑक्सीजन में ह्रास हो, ऑक्सीजन में ह्रास होगा और हाइड्रोजन में क्या होगा, हाइड्रोजन में वृद्धि होगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा, या इसे हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं, जबकि इसको हम लोग उपचयन कहते हैं। उपचयन में ऑक्सीजन क्या होगा, बढ़ेगा, हाइड्रोजन कमेगा। अपचयन में हाइड्रोजन बढ़ेगा, ऑक्सीजन कम होगा। अब हम आगे
1.3 में क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है? तो हम दैनिक जीवन में उपचयन के प्रभाव जो होते हैं उसे देखा है कि नहीं देखा है, इसको हम लोगों को समझना है। तो हमने देखा है कि बहुत सारी हमारी दैनिक जीवन में चीज़ें होती हैं जो चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होते हैं कि उनकी रंग जो होती है वो बदलने लगती है। तो जब रंग बदलने लगती है तो हम समझते हैं कि उसका क्या हो गया, उपचयन हो गया। क्या हो गया? उपचयन हो गया, क्योंकि वो ऑक्सीजन को ग्रहण करके एक परत बना लेती है, इसीलिए उसकी रंगत जो होती है वो खत्म होती है या धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अब हमारा 1.31 में संक्षारण है, तो हम संक्षारण के बारे में समझते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तु चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्रायः इस प्रक्रिया को जंग लगना कहते हैं। तो जंग लगना किसे कहेंगे? तो हम कहेंगे कि जब हम लोहे की चमकीली वस्तु को लेते हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात जो उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे हम लोग जंग लगना कहते हैं, जो फेरिक ऑक्साइड होती है। जंग लगना क्या है? वो फेरिक ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है। अब हम आगे देखते हैं, कुछ अन्य धातुओं में ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी तांबे पर चढ़ने वाली परत को देखा है? परत के रंग का ध्यान दीजिए। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो कोई भी तत्व होगा या धातु होगा, जब वो अपने आसपास के अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तो वे संक्षारित हो जाते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेते हैं। इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। तो जब संक्षारित होगी तब हमारा संक्षारण कहलाता है। चांदी के ऊपर काली परत तथा तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण है। तो जो हमारा चांदी होता है उसके ऊपर जो होता है काली रंग की परत चढ़ जाती है, जो तांबे होते हैं उन पर हरी रंग की परत चढ़ जाती है। ये सभी जो होते हैं संक्षारण के उदाहरण है। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। अध्याय 3 में आपको संक्षारण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। अब हमारा 1.3.2 में विकृत गंधिता है। तो विकृत गंधिता क्या होती है उसे हम लोग देखते हैं। वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी रही जाती है तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है? तो गंध और जो स्वाद होते हैं वो बदल जाते हैं। उपचयित होने पर तेल, वसा विकृत गंधी हो जाते हैं। इनके स्वाद, गंध बदल जाते हैं। प्रायः तैलीय वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक या एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ये एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। ये प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। तो जो वायुरोधी बर्तन होंगे अगर उनमें हम खाद्य सामग्री को रखते हैं तो क्या होते हैं? वो उपचयित जो होते हैं वो धीमी गति से होते हैं। क्या आप जानते हैं चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन गैस जैसी कम और सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो। तो हम दैनिक जीवन में देखते हैं कि जो हमारे चिप्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस भरे होते हैं। जो नाइट्रोजन गैस भरे होते हैं, अगर चिप्स में ऑक्सीजन गैस भर देंगे तो चिप्स ऑक्सीजन जो होगा वो चिप्स से अभिक्रिया करके जल्दी खराब हो जाएगा। इसीलिए चिप्स के पैकेट से ऑक्सीजन को हटा देते हैं और उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं ताकि जो नाइट्रोजन होते हैं वो कम सक्रिय होते हैं। इसीलिए चिप्स जो होते हैं वो जल्दी खराब नहीं होते हैं, बहुत दिनों तक रह जाते हैं। तो कभी भी आपको एग्जाम में पूछेगा कि जो चिप्स होते हैं उसमें कौन सी गैसें भरी जाती है, तो हम कहेंगे नाइट्रोजन गैसें भरी जाती है। अब हम आगे इसके प्रश्नों को देखते हैं और एक एक करके उन पर चर्चा करते हैं। अब पहला प्रश्न जो है हमसे क्या कह रहा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो देखिए लोहे का क्या होता है Fe, जब हम इसे कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो ये क्या बना लेता है? तो ये जो हमारा होता है
FeSO4 बना लेता है कॉपर सल्फेट, और क्या होता है कॉपर को ये विस्थापित कर देता है। ये इसके साथ आयरन जो होते हैं, लोहा जो होते हैं, वो सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं और कॉपर को क्या करते हैं विस्थापित कर देते हैं। तो जब कॉपर को विस्थापित कर देते हैं तो हम इसका जवाब में क्या देंगे, तो हम कहेंगे कि जब लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग नीला, हर रंग हल्का मलिन हो जाता है। तो जो नीला रंग का रहता है वो क्या हो जाता है, हल्का सा मलिन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लोहा होते हैं वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, जो कॉपर को विस्थापित कर देते हैं और आयरन सल्फेट तथा कॉपर धातु बनती है। क्या बनती है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ आयरन सल्फेट और कॉपर धातु क्या होती है, बनती है। अगर इनकी स्टेट पूछे तो हम लोग क्या कह सकते हैं, तो भौतिक अवस्था लोहा क्या होती है, सॉलिड होती है। कॉपर सल्फेट क्या है, जलीय विलयन है, तो AQ हो जाएगा, क्या हमारा हो जाएगा, AQ हो जाएगा। जबकि आयरन सल्फेट क्या हो जाएगा, ये भी जलीय है तो AQ हो जाएगा। और ये कैसा आ जाता है, तो हरा माने नीला रंग जो रहता है कॉपर सल्फेट, ये हल्का मलिन रंग का आ जाता है। और कॉपर क्या होता है, विस्थापित होता है, तो कॉपर किस अवस्था में रहता है, सॉलिड अवस्था में। तो ये हमारा हो जाएगा। अब हम 2 नंबर को देखते हैं। तो हमसे क्या कर रहा है प्रश्न 2 नंबर में कि क्रियाकलाप 1.10 में भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। अब हमको द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देना है। तो हम जानते हैं कि द्विविस्थापन की जो अभिक्रियाएं होती हैं उसमें क्या होता है, दोनों अभिकारक के जो आयन होते हैं अदला बदली कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि हमको PbNO3, तो ये हमारा क्या हो गया, लेड नाइट्रेट। अब लेड नाइट्रेट को हम लोग मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या हो जाएगा, लेड क्लोराइड के अभिक्रिया से अभी कर लेगा तो PbCl2 हो जाएगा। अब देखिए ये नाइट्रेट हमारा है, ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर लेगा और क्या बना देगा, तो हाइड्रोजन नाइट्रेट बना देगा। क्या बना देगा, हाइड्रोजन नाइट्रेट बना देगा। अब देखिए हम दोनों बगल देखते हैं तो समीकरण हमारा सामान्य है, संतुलित है कि नहीं, इसकी जांच करते हैं। यहाँ देखिए Pb हमारा 1 है, लेकिन Cl यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ Cl2 है, तो हम क्या करेंगे 2HCl लगा देंगे। तो अब देखिए हमारा लेड और क्लोरीन दोनों दो एक हो गए, तो ये संतुलित हो गया। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ नाइट्रोजन हमारा कितना है, 2 है, तो 2 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 6 है, तो यहाँ भी हमारा ऑक्सीजन कितना होगा, 6। अब हमारा ये क्या है, अति समीकरण संतुलित है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग लेड नाइट्रेट बोलते हैं, इसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, इसे लेड क्लोराइड बोलेंगे, इसे हम लोग हाइड्रोजन नाइट्रेट या नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन नाइट्रेट या नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं तो क्या कर रहा है कि दोनों जो हमारा अभिकारक है वो अपने अपने आयनों का क्या कर रहा है, आदान प्रदान कर लिया। तो ये हमारा क्या है, द्विविस्थापन है, क्योंकि दोनों जो है कि अपने आयनों का विस्थापित कर रहे हैं, विस्थापन कर रहे हैं। तो अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को कि निम्न अभिक्रियाएं में अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। अब कौन उपचयित है और कौन अपचयित है, इन पदार्थों की हमें पहचान करना है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा पहला है वो क्या हो जाएगा, तो इसमें सोडियम जो है कि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके Na2 बना रहा है, तो ये क्या है, उपचयन है। उपचयन है, ये क्या है, उपचयन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। अब 2 नंबर में देखिए तो CuO कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके Cu विस्थापित हो जा रहा है, यहाँ जल बना रहा है। तो ये हमारा जो है कि क्या है, तो ये हमारा अपचयन है। क्या है, अपचयन है। यहाँ पर देख रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, तो ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये क्या है, तो अपचयन की अभिक्रिया है। अब यहाँ देखिए उपचयित कौन हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन जो है कि यहाँ पे क्या बना ले रहा है, जल बना ले रहा है। तो हाइड्रोजन जो क्या है, यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो हमारा हाइड्रोजन क्या होगा, उपचयित हो जाएगा। उपचयित, यहाँ क्या है, उपचयित हो जाएगा कौन, हाइड्रोजन, क्योंकि इसके हाइड्रोजन ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है। लेकिन कॉपर में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है।
तो यहाँ होगा अपचयित होगा और ये क्या होगा, उपचयित होगा। अब हम आगे देखते हैं कि इस अध्याय में हमने क्या क्या सीखा है, उन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं कि हमने इस अध्याय में क्या क्या सीखा है। एक बार हम लोग समरी के रूप में उन सभी बिंदुओं को हम लोग देख लेते हैं। तो हमसे कह रहा है कि एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक, उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। तो कोई भी जो हमारा रासायनिक समीकरण है वो उसमें अभिकारक, उत्पाद और प्रतीकात्मक रूप से क्या होता है, तो उनकी भौतिक जो अवस्थाएं होती हैं उन्हें प्रदर्शित करता है। जैसे हमने देखा था कि मान लीजिए ये हमारा सिल्वर है, जब ये क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, AgCl2 बनाता है। अब देखिए क्लोरीन यहाँ 2 है और तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्लोरीन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये सिल्वर जो है सॉलिड है, क्लोरीन हमारा गैस है, यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड बन रहा है, ये क्या है, तो ये हमारा सॉलिड है। तो इस तरह से ये जो होते हैं ये हमको क्या दिखा रहे हैं, तो भौतिक अवस्थाओं को दिखा रहा है। ये सिल्वर और क्लोरीन है, ये हमारा क्या है, तो अभिकारक है। क्या है, अभिकारक है। ये जो नया प्रोडक्ट बन रहा है ये हमारा क्या है, उत्पाद है। और जो हम इसको संकेतों के द्वारा लिख रहे हैं ये हमारा क्या है, प्रतीकात्मक शब्द है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी पूर्ण रासायनिक समीकरण है वो अभिकारक, उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। आगे हमने देखा था कि जो रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है जिससे समीकरण में अभिकारक, उत्पाद दोनों की ओर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो, समीकरण का संतुलित होना आवश्यक है। तो हमने ये भी देखा था कि जो रासायनिक समीकरण होते हैं उन्हें संतुलित करना बहुत आवश्यक है। संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं, तो जो उसके अभिकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं तो दोनों को क्या करते हैं कि जो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हैं उनके प्रत्येक परमाणु की संख्या को हम लोग समान कर देते हैं। जब समान हो जाएंगे तो वो हमारा संतुलित समीकरण हो जाता है। आगे हमने देखा था रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रकार। तो पहला हमने देखा था कि संयोजन अभिक्रिया या इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहे थे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, तो जब इसमें हम देखते हैं तो संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक जो पदार्थ रहते हैं मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, वो हमारा संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। आगे हमने देखा था वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया होती है वो संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं, रिएक्शन। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होते हैं कि जो एकल पदार्थ होते हैं वो वियोजित होकर टूट कर क्या बनाते हैं, तो 2 या 2 से अधिक जो पदार्थ रहते हैं तो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो जो वियोजन अभिक्रिया होगी उसमें कोई एक पदार्थ टूटेगा और 2 से 2 अधिक पदार्थों का नए पदार्थों का निर्माण करेगा, उत्पाद का निर्माण करेगा, वो हमारा क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। आगे हमने देखा था कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा उत्सर्जन होता है उन्हें हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो उत्पाद के साथ साथ क्या होगा, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, ऊष्माक्षेपी कहलाएगा। तो हमने देखा था कि जो संयोजन अभिक्रिया होती है उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसीलिए ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। आगे हमने देखा था कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगा। तो हमने देखा था कि जो हमारा वियोजन अभिक्रिया है या डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं उनमें क्या होता है, तो इनमें ऊष्मा जो होते हैं वो अवशोषित होते हैं, इसीलिए हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को या वियोजन अभिक्रिया कह सकते हैं, या वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। आगे हमने देखा था कि जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो कोई भी तत्व है अगर एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से अगर हटा देंगे, विस्थापित कर देंगे, वो हमारा क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, या इसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। आगे हमने देखा था द्विविस्थापन अभिक्रिया में 2 अलग अलग परमाणुओं के समूह आयन आपस में आदान प्रदान होता है। तो जो द्विविस्थापन होते हैं तो हमने देखा था कि मान लीजिए ZnSO4 है, ये कॉपर Cu
Cl2 है। तो ये दोनों क्या करते हैं, आपस में परमाणु समूह या आयनों का बदला बदली कर लेते हैं, तो ZnCl2 बन जाता है और CuSO4 बन जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं तो ये आयनों का समूहों का आदान प्रदान हो रहा है और ये दोनों कर रहे हैं, इसीलिए इसे हम लोग द्विविस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आगे हमने देखा था अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलय लवण प्राप्त होता है। जो अवक्षेपण अभिक्रिया होते हैं उनसे क्या प्राप्त होता है, तो अविलय लवण प्राप्त होता है। तो द्विविस्थापन को ही हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। द्विविस्थापन जो होते हैं वही हमारा अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहलाता है। इससे हम लोगों को लवण की प्राप्ति होती है, जैसे ZnCl2 हमारा क्या है, लवण है। आगे हमने देखा था कि जो अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास होता है, ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग उपचयन कहलाता है। तो हमने देखा था कि जो अभिक्रिया होती है उनमें ऑक्सीजन हो या हाइड्रोजन हो तो उनका जो योग होता है या ह्रास होता है, माने हाइड्रोजन या ऑक्सीजन बढ़ता है या घटता है। किसी भी अभिक्रिया में जो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन होंगे या तो वो बढ़ते हैं या वो घटते हैं। तब जब ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का माने बढ़ना और हाइड्रोजन का घटना हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का ह्रास हाइड्रोजन का बढ़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है या हमारा रिडक्शन कहलाता है। अपचयन कहलाता है या हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। इसका उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में भी देखते हैं, जो बहुत सारे देखते थे, इसीलिए हम लोग सामान जो होते हैं धातुएं होती हैं उनको पेंट किया जाता है। क्योंकि जब हम छोड़ देते हैं तो लोहे को देखते हैं कि वायु में क्या करते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बना लेते हैं। तो यहाँ जो लोहा होते हैं उनके साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो ये क्या है, उपचयन की अभिक्रिया है। इस तरह से हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा की और भी उसके जो प्रश्न थे उन पर भी चर्चा की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको कोई सजेशन है या आप कोई अपने से किसी चीज़ रासायनिक समीकरण को संतुलित कर रहे हैं या उन्हें संतुलित करने में दिक्कत हो रही है, या इनके जो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार है अगर उन्हें समझने में दिक्कत हो रही है, उपचयन अपचयन क्या है, उन चीज़ों को भी देखने में दिक्कत हो रही है दैनिक जीवन में, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वहाँ आपकी समस्याओं को सुनेंगे और आपके अंदर जो भी जिज्ञासा हो तो आप उनसे रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं। इस अध्याय से रिलेटेड आपके सवालों को जवाब दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।